आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम लोगों ने पढ़ा था इसी से रिलेटेड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, फिर हम लोगों ने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे रिलेटेड फिर हम लोगों ने पढ़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस, फिर हम लोगों ने पढ़ा नेक्स्ट जब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद गैमेट के ट्रांसफर से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीजों को जाना, जिससे हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनेशन में। किसमें भाई? पॉलिनेशन में। जिन्होंने भी अभी तक इन सभी टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहां लिंक मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियोस को देखिए और इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी गैदर कीजिए। आज हम लोगों को पढ़ना है इन सब के बाद फर्टिलाइजेशन। भाई आज फर्टिलाइजेशन ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया है, फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया है, फिर हम लोगों ने पढ़ा पॉलिनेशन जिसकी मदद से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच चुका। अब अपने को हम लोग को बस एक ही काम करना है, इन दोनों को फ्यूज कराना है। किसको किसको भाई? एक मेल गैमेट और दूसरी फीमेल गैमेट, इन दोनों के बीच में फ्यूजन कराना है। तो भाई इसी प्रोसेस को तो हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फर्टिलाइजेशन। तो आज का टॉपिक डाल लीजिए फर्टिलाइजेशन। चलिए भाई मैं मेंशन कर दे रहा हूं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस को पहले देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आता है भाई डिस्कवरी, कि अगर कोई पूछे कि भाई ये बताओ किस फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, तो नॉर्मल अगर आपसे सिर्फ फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा एरिस्टोटल। क्या आंसर दीजिएगा भाई? एरिस्टोटल। सिर्फ अगर फर्टिलाइजेशन का क्या पूछे? डिस्कवरी, तो आंसर क्या देना भाई हम लोगों को? एरिस्टोटल। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या? कि डिस्कवरी इन प्लांट, अगर पूछा जाए कि प्लांट्स में डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग आंसर देंगे स्ट्रॉसबर्गर। क्या आंसर देंगे भाई? स्ट्रॉसबर्गर। ध्यान से देखिएगा भाई, ये खाने वाला बर्गर नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है क्या? बर्गर। नॉर्मल डिस्कवरी एरिस्टोटल आंसर देंगे। प्लांट में डिस्कवरी अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या आंसर देंगे भाई? स्ट्रॉसबर्गर। और अभी हम लोग प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा किस प्लांट में डिस्कवरी किया गया था। तो भाई इस प्लांट का नाम था मोनोट्रापा। क्या नाम था भाई? मोनोट्रापा। ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रॉसबर्गर साइंटिस्ट के द्वारा मोनोट्रापा प्लांट में फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किया गया था। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई किस ईयर में किया गया था, तो आप लोग ईयर बताइएगा 1884। क्या बताइएगा भाई? 1884 में फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किया गया था प्लांट में। प्लांट का नाम है मोनोट्रापा और साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रॉसबर्गर। क्लियर है भाई? अब अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिस्कवरी इन ह्यूमन, किसकी बात कर रहे हैं भाई? कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग साइंटिस्ट का नाम दीजिएगा ओ हर्टविग। क्या आंसर दीजिएगा भाई? ओ हर्टविग। तो हम लोगों ने भी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखा कि किस प्लांट किसके द्वारा फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किया गया है, तो आंसर एरिस्टोटल। प्लांट में किसके द्वारा डिस्कवरी किया गया, तो आंसर स्ट्रॉसबर्गर। भाई कौन से प्लांट में, तो मोनोट्रापा प्लांट में। कौन से ईयर में, तो ईयर 1884 में। और अगर हम लोग रहा सा बात करते हैं ह्यूमंस में किसके द्वारा डिस्कवरी हुआ, तो साइंटिस्ट का नाम देंगे ओ हर्टविग। ये तो था भाई अपना जनरल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। अब बात आती है कि भाई ये फर्टिलाइजेशन है क्या। अगर आपसे कोई पूछ दे
कि बाबू ये बताओ कि फर्टिलाइजेशन से तुम क्या समझते हो। तो सीधा साधा आंसर दीजिएगा, चचा एक मेल गैमिट है। क्या है? मेल गैमिट। और दूसरा है फीमेल गैमिट। क्या है भाई? फीमेल गैमिट। साफ सुथरा बताइएगा कि एक मेल गैमिट है और दूसरा है फीमेल गैमिट। इन दोनों गैमिट्स के बीच हो गया फ्यूजन। क्या हो गया भाई? फ्यूजन। इस फ्यूजन को कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं भाई? संलयन। जैसे यहां फ्यूजन होगा, यहां एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जिसे क्या कहा जा रहा है भाई? जाइगोट। क्या कह रहे हैं हम लोग? जाइगोट। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेल गैमिट है ये हैप्लॉइड होता है, ये जो फीमेल गैमिट है ये भी हैप्लॉइड होती है। तो दो हैप्लॉइड के मिलने से ये जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा भाई? डिप्लॉइड। अब ऐसा मत कहिएगा कि मेल गैमिट सिंगल सेल्ड है, फीमेल गैमिट सिंगल सेल्ड है, तब तो जाइगोट डबल सेल्ड होना चाहिए। नहीं, क्योंकि दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज कर जा रहा है, न्यूक्लियस एक ही रह जाता है। तो भाई एक न्यूक्लियस दो सेल के लिए तो नहीं होगा, एक न्यूक्लियस एक सेल के लिए होगा। तो जाइगोट क्या हो जाएगा भाई? सिंगल सेल। कितने सेल का बना हुआ? एक सेल का बना हुआ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। कब बना? आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच संलयन हो जाए और युग्मनज का निर्माण हो जाए तो इसी प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बीच में जब फ्यूजन होती है तो इससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है भाई? चलिए अब इसका डेफिनेशन मेंशन कर लेते हैं हम लोग। किसी भी चीज को कोशिश कीजिए कि डायग्रामेटिकली समझे। बाकी सेंटेंस में तो हम लोग खुद ही ले आते हैं, क्योंकि हम लोग भाई बचपन से किए क्या है? सेंटेंस ही तो पढ़ रहे हैं। बचपन से लेकर 12th पहुंच गए तो क्या पढ़ रहे हैं भाई? सेंटेंस तो हम लोगों ने भरपूर बनाया है। तो अब डायग्रामेटिकली समझिए जो आपके दिमाग में फिक्स हो पाए। तो चलिए भाई इसका डेफिनेशन भी लिख दे रहे हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। सस्ता वाला डेफिनेशन भाई, एकदम से सस्ता, कुछ भी नहीं, मैंने ऐसे भी मेंशन नहीं किया बहुत लंबा चौड़ा। नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन। चाहे तो आप उसे भी लिख लें। क्या लिखेंगे भाई? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म क्या भाई? जाइगोट। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन ही कहेंगे। तो ये तो भाई अपना था फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, कैसे किस किस स्टेप में जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाएगा। इन सभी इंफॉर्मेशंस को अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। भाई अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो जिंदगी भी नहीं हो सकती है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। अच्छा, इस स्टेप को जानने के पहले एक दो बातें और जान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं टाइप्स में। अगर यहां पर प्रोडक्शन की बात करी जा रही है, मेल और फीमेल गैमेट के प्रोडक्शन के बेसिस पर, अगर आपसे पूछता है कि फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है तो हम लोग आंसर देंगे, देखिएगा भाई, दो तरह का। एक तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। किसके बेसिस पर भाई? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। कि गैमेट्स का प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, इसके बेसिस पर दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। पहला सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक पेरेंट के द्वारा ही बनाया गया हो,
फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, तो मेल भी वही बना और फीमेल भी वही बन रही है भाई, दोनों एक ही जगह पे बन रही है, एक ही फैक्ट्री है, तो ऐसे को कहा जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे भाई, व्हेन फर्टिलाइजिंग मेल and female gametes are produced by single parent। क्या बोला भाई कि जब फर्टिलाइज करने वाला मेल और फीमेल गैमेट एक ही पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये हमारा पी प्लांट में भी देखने को मिलेगा। कौन से प्लांट में भाई, ये कौन से प्लांट में देखने को मिलेगा, मटर के प्लांट में, क्योंकि उस फ्लावर में मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। फ्लावर बंद है तो मेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसी फीमेल के पास जाना पड़ेगा, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब भाई ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसका जस्ट अपोजिट, जब मेल और फीमेल गैमेट जिनके बीच में फ्यूजन होना, अगर वो एक ही पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। चलिए डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन फर्टिलाइजिंग मेल एंड फीमेल गैमेट्स are not produced by single parent। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि when fertilizing male और female gamete are produced by two different parent, तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे पपाया, किसकी बात कर रहे हैं भाई, पपाया। पपाया यूनिसेक्सुअल है भाई। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे, कैसे कह देते हैं कि पपाया यूनिसेक्सुअल है, तो ध्यान से एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं। क्या देखिएगा आप लोग कि कुछ पपीते का पौधा ऐसा होता है जिसमें सिर्फ फूल ही लगा होता है, मतलब वहां कभी फल आया ही नहीं, दैट मीन्स कि वो मेल है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है ओवरी फर्दर डेवलप कर जाता है किसमें भाई, फ्रूट में। क्या डेवलप कर जा रहा है, ओवरी डेवलप कर रहा है किसमें, फ्रूट में। मतलब उस प्लांट में ओवरी है ही नहीं, मतलब उस प्लांट में फीमेल है ही नहीं, मतलब वो प्लांट मेल है भाई। क्या है, मेल। तो अगर सिर्फ मेल है तो वहां फ्रूट कभी भी नहीं होगा। तो ऐसे पपीते का प्लांट जिसमें आपको सिर्फ फूल ही लगा मिलता है एक साल, वो मेल है भाई। क्या है, मेल। मतलब वहां जिस पर हम लोगों को पपीता लगा मिल रहा है वो फीमेल है। क्या है, फीमेल। तो वहां मेल और फीमेल अलग अलग है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्लियर है भाई। अगर सेम पेरेंट के द्वारा, सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अगर डिफरेंट पेरेंट के द्वारा होता है, सिंगल पेरेंट के द्वारा नहीं होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्लियर है भाई। अब और भी देख लेते हैं। अब देखिएगा भाई कि फर्टिलाइजेशन को हम लोग अगर एनिमल्स में देखते हैं तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी देखते हैं। फिलहाल हम लोगों को यहां वो नहीं देखना है। यहां फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के द्वारा जाने वाले मेल गैमेट से होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं भाई कि ये सिफोनोगैमस है, मतलब यहां पाइप्स के द्वारा जा रहा है। किसके द्वारा, पाइप्स के द्वारा। अब हम लोग समझते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कि किस किस चरण से होते हुए फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। तो चलिए भाई टॉपिक मेंशन कीजिएगा, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि निषेचन का कौन कौन से चरण में पूरा का पूरा घटना कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप भाई समझिएगा, फिर डायग्रामेटिकली समझिए। देखिए ये अपने पास एकदम से मैं बड़ा फिगर बना रहा हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा। ये देखिए भाई, ये फीमेल पार्ट का स्टाइल हो गया और ऊपर में हो गया स्टिग्मा। मैंने पहले भी बताया था कि फीमेल के सबसे अपर भाग, फ्लैट एंड भाग जो एंड पर मौजूद
मौजूद है उसे स्टिग्मा कहा जाता है। याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं कि घर में फीमेल में सर्वोच्च कौन होती है? मां होती है। तो यहां भी सबसे ऊपर कौन है भाई? स्टिग्मा। अब ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का है वो पॉलिनेशन के बाद हो रहा है। मतलब यहां मेल गैमिट पोलन ग्रेन आ चुका है। कौन आ चुका है भाई? पोलन ग्रेन आ चुका है। तो चलिए हम पोलन ग्रेन को बना लेते हैं यहां पर भाई। ये बन गया अपना पोलन ग्रेन। ध्यान से देखिएगा, ये स्टिग्मा है और इस पर आ चुका है पोलन। कौन आ गया भाई? पोलन। मतलब पॉलिनेशन का काम हो चुका है। अब हम लोगों को फर्टिलाइजेशन करवाना। तो याद रखिएगा, यहां दो लेयर है, एक तो एक्साइन और अंदर वाले को क्या बोलते हैं भाई? इंटाइन। देखिएगा मैं यहां बता रहा हूं, ये अगर अपना पोलन ग्रेन है, ये क्या है भाई? अपना पोलन ग्रेन। इस बाहर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइन। और अंदर वाले को क्या कहते हैं भाई? इंटाइन। और इस वाले पोर को क्या बोला जाता है? जर्म पोर। इस फिगर से समझिएगा कि ये अपना बाहर वाला जो रफ दिख रहा है वो एक्साइन है, अंदर वाला इंटाइन है, और ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है भाई, ये स्पेस क्या है? जर्म पोर। यहां सबका काम लगेगा। सबसे पहले एक्साइन के द्वारा ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा से अटैच हो। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर जो पोलन ग्रेन है वो एब्जॉर्ब करेगा। क्या भाई? एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर। क्या एब्जॉर्ब करेगा भाई? मॉइस्चर एंड शुगर। समझिएगा भाई कि यहां जो पोलन ग्रेन है, एकदम ध्यान से समझिएगा, ये जो पोलन ग्रेन है अपना, ये मॉइस्चर को और शुगर को, और किसको भाई? शुगर को। ये मॉइस्चर और शुगर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है भाई? एब्जॉर्ब। अब जैसे ही ये मॉइस्चर और शुगर को एब्जॉर्ब करेगा, ये जो अंदर वाला इंटाइन है ये फूलने लगेगा। क्या होने लगेगा भाई? फूलने लगेगा। और अंदर से धक्का मारेगा। क्या मारेगा? धक्का। ध्यान से देखिए कि ये एक अपने पास कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसके अंदर में हमने एक बलून रखा हुआ है और बाहर से बलून पर हवा डाल रहा है। तो बलून अंदर से क्या लगाएगा भाई? प्रेशर। क्या लगाएगा? प्रेशर। वैसे ही यहां पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन स्टिग्मा से मॉइस्चर और शुगर को एब्जॉर्ब करता है। तो अंदर से इंटाइन फूलने लगता है। कौन फूल रहा है भाई? इंटाइन। याद रखिएगा, कौन फूला है? इंटाइन। अब जैसे ही इंटाइन फूलेगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा भाई? प्रेशर। अब ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा, ध्यान से इधर फिगर देखिएगा भाई, फिगर को नहीं छोड़िएगा। ये जो प्रेशर क्रिएट करेगा, ये प्रेशर के कारण से अंदर एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और ये ट्यूब कहां से निकल आएगा? जर्म पोर से बाहर। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। देखिए भाई, ये अपने पास है पोलन ग्रेन, इंटाइन पर प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? प्रेशर। अब इंटाइन फूलता जा रहा है, फूलते फूलते ये जर्म पोर से क्या हो जाएगा भाई? अंदर की ओर। प्रेशर जब लग रहा है तो ये जर्म पोर से धीरे धीरे एक पाइप का फॉर्मेशन करते हुए क्या करने लगा भाई? इस स्टाइल के अंदर आने लगा। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले ये जो पोलन ग्रेन था स्टिग्मा पर गया और स्टिग्मा से एब्जॉर्ब किया शुगर और क्या? वाटर। और क्या भाई? मॉइस्चर वगैरह। क्या भाई? मॉइस्चर। जिससे इंटाइन स्वेल करने लगा और इंटाइन धक्का मारा। क्या मारा भाई? धक्का। जैसे ही इंटाइन धक्का मारता है, ये जर्म पोर से बाहर निकलता है और फॉर्मेशन करता है किसका भाई? पोलन ट्यूब का। किसका फॉर्मेशन किया? पोलन ट्यूब। तो भाई इस पहले चरण को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ध्यान से देखिएगा, पहले स्टेप को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। कहां जर्मिनेट किया भाई? स्टिग्मा पर। कैसे? तो वहीं से मॉइस्चर और शुगर को एब्जॉर्ब करके। अब कहते हैं ये जो पोलन ट्यूब इलोंगेट होगा, ये किसकी मदद से होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा भाई। ये पोलन ट्यूब किसकी मदद से ग्रो करता है? यहां दो एलिमेंट बहुत एसेंशियल है, बोरॉन और कैल्शियम। मैंने पहले भी बताया हुआ है
कि पोलन ट्यूब के ग्रोथ में दो एलिमेंट जबरदस्त मदद करता है। इन दोनों एलिमेंट का नाम है बोरॉन और कैल्शियम। क्या भाई? बोरॉन और कैल्शियम। अब पहला स्टेप तो भाई अपना क्लियर हुआ कि पोलन ग्रेन आ गया और पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकला। ये याद रखिएगा, पोलन ट्यूब कहां से निकलता है? जर्म पोर से। कहां से भाई? जर्म पोर से। तो चलिए यहां पर मैं डायग्रामेटिकली बता भी देता हूं कि ये यहां पर क्या बना था? जर्म पोर। जर्म पोर से बाहर निकल गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पोलन ट्यूब है, ये जो क्या है भाई अपने पास? पोलन ट्यूब। चलिए मैं पोलन ट्यूब बना रहा हूं। ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस पाए जाते हैं? अरे कितने न्यूक्लियस थे रे? तो आप लोग दीजिएगा आंसर। सरदार टोटल 3 न्यूक्लियस थे। कितने? 3। तो पूछा जाएगा कि ये 3 न्यूक्लियस कौन कौन सा था रे? तो आंसर दीजिएगा कि एक तो वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस। कौन सा भाई? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और 2 तो यहां क्या था भाई? मेल गैमिट। क्या था? मेल गैमिट वाला न्यूक्लियस। याद कीजिए, मैंने बताया है क्या कि जब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो पोलन ग्रेन पर माइटोसिस होती है। पोलन ग्रेन पर क्या होती है भाई? माइटोसिस, जिससे 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। बड़े वाले को वेजिटेटिव सेल कहते हैं और छोटे वाले को जेनरेटिव सेल कहते हैं। फिर जेनरेटिव सेल पर माइटोसिस होती है तो वहां 2 मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। किसका भाई? 2 ठो मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। अब यही बता रहा है यहां कि यहां 3 न्यूक्लियस है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमिट। अब अगर आपसे पूछे कि भाई इन सब का क्या काम है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि चचा ये जो मेल गैमिट है ये तो फर्टिलाइजेशन का काम कर लेगा। ये तो दूल्हा बाबू है। क्या है भाई? दूल्हा बाबू। ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। तो भाई ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा? तो याद कीजिए कि जब शादी में एक दूल्हा जाता है तो उसको गाइड करने के लिए एक और बगल से जाता है, तो वही है भाई ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये पोलन ट्यूब को गाइड करेगा। क्या करेगा भाई? गाइड करेगा काय में, ताकि ये एग सेल तक पहुंच पाए। तो चलिए मैं मेंशन कर दे रहा हूं, गाइड्स पोलन ट्यूब। किसको गाइड कर रहा है भाई? पोलन ट्यूब को टू रीच एग सेल, ताकि कहां तक पहुंच सके? एग सेल तक पहुंच सके। भाई पहला अपना काम था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जाकर स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर गया। वहां से इंटाइन, ये पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब किया शुगर और मॉइस्चर, तो इंटाइन अंदर से स्वेल कर गया, वो पुश किया और जर्मपोर से बाहर निकल गया। जैसे ही जर्मपोर से बाहर निकला, फॉर्मेशन हो गया पोलन ट्यूब का। किसका भाई? पोलन ट्यूब का। अब पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए चाहिए बोरॉन और कैल्शियम। कहता है पोलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो होता है 3। एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसका काम है पोलन ट्यूब को गाइड करना ताकि एग सेल तक पहुंच पाए। अब याद कीजिए कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए भी केमिकल सिक्रीट किया जाता है, और यह सिक्रीशन कौन करता है? यह सिक्रीशन करता है फिलिफॉर्म एपरेटस, जो कि हम लोगों ने कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो भाई उस वीडियो को भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये पोलन ट्यूब कहां तक पहुंचेगा? एग सेल तक। किसकी मदद से? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और भाई इस पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स सिक्रीटेड बाय फिलिफॉर्म एपरेटस। ठीक है, अब यहां 2 तो अपने पास है मेल गैमेट। तो देखिए ये इस तरीके से अपना थोड़ा सा तो काम पूरा हुआ। अब देखिए जैसे ही ये पोलन ट्यूब, ध्यान से देखिएगा, ये पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ जाने लगता है। किसकी तरफ भाई? माइक्रोपाइल की तरफ। तो मैंने प्लासेंटा के आसपास ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे। इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ऑब्ट्यूरेटर। क्या कहा जाता है भाई? ऑब्ट्यूरेटर। ये ऑब्ट्यूरेटर भी गाइड करता है ये पोलन ट्यूब को किधर जाने में? माइक्रोपाइल की तरफ। ये क्या है भाई? माइक्रोपाइल। ध्यान से देखिएगा,
माइक्रोपाइल। कहते हैं कि ये पोलन ट्यूब को देखिए आने में कितना कुछ मदद किया। सबसे पहले तो यहां वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, दूसरा कि यहां फिलीफॉर्म एपरेटस भी केमिकल सिक्रीट करके इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तीसरा ये ऑब्ट्यूरेटर भी इसको गाइड करता है किसकी तरफ, माइक्रोपाइल की तरफ। अब यहां पर अपने पास आ गया भाई पोलन ट्यूब टू द माइक्रोपाइल, और यहां अपने पास टोटल 3 न्यूक्लियस है। कितने हैं भाई, 3। सबसे ऊपर वाला तो है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और नीचे वाला 2 तो मेल गैमेट। जैसे ही पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल पर पहुंचता है, देखिएगा भाई, व्हेन पोलन ट्यूब रीचेज माइक्रोपाइल, याद रखिएगा कि जब माइक्रोपाइल के पास पोलन ट्यूब पहुंचती है तो 2 में से कोई एक साइनर्जिड सेल, 1 साइनर्जिड सेल एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और कौन भाई, वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट्स। कह रहा है कि एक साइनर्जिड सेल, इन दोनों में से कोई एक, ये हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, साइनर्जिड सेल। कहते हैं एक साइनर्जिड सेल और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट कर जाता है। क्यों, ताकि इस पोलन ट्यूब के लिए रास्ता बने, कहां तक पहुंचने के लिए, एग सेल तक पहुंचने के लिए। 1 साइनर्जिड एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस डीजेनरेट्स काहे के लिए भाई, टू मेक पाथ फॉर पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के लिए पाथ बनाता है ताकि ये किसके तक पहुंच पाए, सो दैट इट कैन रीच टू एग सेल, ताकि ये एग सेल तक पहुंच पाए। क्योंकि भाई ये ठहरा इधर से दूल्हा, ये जो मेल गैमेट है वो क्या कह रहे हैं हम लोग भाई, दूल्हा, और यहां ठहरी अपनी फीमेल गैमेट, तो कैसे पहुंचेगा, रास्ता क्लियर किया जाए। रास्ता कौन क्लियर करेगा, एक तो वेजिटेटिव सेल और एक साइनर्जिड सेल, ये डिजेनरेट करेगा और ये बनाएगा रास्ता। तो भाई अपना दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, पहला स्टेप तो हम लोगों ने पढ़ा जर्मिनेशन ऑफ पोलन। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा भाई, दूसरा स्टेप हो जाएगा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्या चीज का एंट्री भाई, पोलन ट्यूब का एंट्री, कहां, टू माइक्रोपाइल। कहता है पोलन ट्यूब का एंट्री कहां पर, माइक्रोपाइल के अंदर। अब इसके लिए क्या क्या चीज मदद कर रहा है भाई, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक साइनर्जिड सेल डीजेनरेट कर जाता है ताकि पोलन ट्यूब के लिए रास्ता बने। तो ये था भाई अपना दूसरा पॉइंट, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टू माइक्रोपाइल। अब यहां अगर हम लोग पोलन ट्यूब के एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री भी 3 तरीके से हो सकता है भाई। कैसे कैसे, तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला अगर एंट्री की बात करेंगे तो यहां सबसे पहला टाइप होगा आपके पास पोरोगेमी। क्या होगा भाई, पोरोगेमी। ठीक है, ये पोरोगेमी क्या है, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के द्वारा इंटर करता है, किसके द्वारा भाई, माइक्रोपाइल के द्वारा। क्या बोल रहा है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल, किसके द्वारा भाई, माइक्रोपाइल के द्वारा। तो ऐसे के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पोरोगेमी। दूसरा है अपने पास मीजोगेमी। क्या है भाई, मीजोगेमी। अगर पोलन ट्यूब सीधे इंटेग्यूमेंट्स को चीरता हुआ अंदर चला जाता, किसके द्वारा भाई, इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग मीजोगेमी। तो क्या लिखेंगे भाई, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू किसके द्वारा भाई, इंटेग्यूमेंट्स, किसके द्वारा, इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा। तीसरा है अपने पास चलाजोगेमी। अब ये तो भाई नाम क्लियर है कि इधर की साइड क्या है भाई, चला जा। अगर पोलन ट्यूब सीधे चला जा से इंटर कर जाता, किधर से इंटर कर जाता भाई, चला जा की तरफ से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चलाजोगेमी। तो क्या लिखेंगे, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चला जा।
गैमी। तो इंट्री पोलन ट्यूब का भी 3 तरीके से हो सकता है, पोरोगैमी, मीजोगैमी और चलाजोगैमी। क्लियर है भाई? अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में कि अब इंट्री भी हो गया, अब तो भाई वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक साइनर्जिड सेल भी डीजेनरेट कर गया। अब क्या होगा? तो भाई अब होगा यहां 2 में से एक मेल गैमिट फीमेल गैमिट से फ्यूज कर जाएगा, और इसी को तो कहेंगे भाई क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे भाई? फर्टिलाइजेशन। तो मैं इधर मिटा दे रहा हूं, देखिएगा। अगर आपसे पूछे कि तीसरा स्टेप क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे तीसरा स्टेप फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। कह रहा है तीसरे स्टेप में क्या भाई? कि मेल और फीमेल गैमिट के बीच में फ्यूजन होगा। कैसे? तो देखिए, अपने पास एक मेल गैमिट, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट मेल गैमिट, पहला वाला मेल गैमिट, ये आगे वाला ही हो गया अपना, क्या रे? फर्स्ट मेल गैमिट। ये पहला वाला मेल गैमिट इस एग सेल से, किससे भाई? एग सेल से। ये किसके साथ मिलेगा? एग सेल से। ये भी अपना हैप्लॉइड है और ये भी क्या है? हैप्लॉइड। दोनों का दोनों आपस में फ्यूजन कर लेगा। क्या कर लेगा भाई? फ्यूजन। और जैसे ही फ्यूजन कर लेगा, यहां बन जाएगा जायगोट। क्या बनेगा भाई? जायगोट, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है लेकिन सिंगल सेल्ड। कैसा भाई? सिंगल सेल्ड। तो बताइए, क्या ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया, क्योंकि यहां पहला वाला मेल गैमेट एग सेल के साथ मिला, फ्यूजन किया और बना दिया क्या? जायगोट। तो भाई अपना कंप्लीट हो गया क्या? फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया भाई? फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। क्या कहता है भाई? सिनगैमी भी कहा जाता है। तो ये तो भाई था पहला मेल गैमेट का कहानी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चाचा ये बताइए कि दूसरे वाले मेल गैमेट का क्या हुआ? यहां जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा? वो बस देखता ही रहेगा क्या? नहीं बच्चों, तो देखिए क्या होता है दूसरे मेल गैमेट के साथ। कहते हैं जैसे ही इधर आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, क्या कंप्लीट होता है? फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, ये यहां पर जो दो आपके पास पोलर न्यूक्लियाई है, क्या है भाई? पोलर न्यूक्लियाई। फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट होते ही ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, देखेगा भाई ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिल जाता है। क्या हो जाता है भाई? मिल जाता है। और जैसे ही दोनों पोलर न्यूक्लियाई मिलेगा, ये बन जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बनेगा भाई? सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब याद कीजिए, पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड था, दो पोलर न्यूक्लियाई मतलब दो हैप्लॉइड, तो N और N, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बन जाएगा भाई? 2N। क्या बन जाएगा? 2N। चलिए आप लोगों ने फिगर में तो देख लिया है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है भाई? अब अपने पास बचा है सेकेंड मेल गैमेट। क्या बचा है भाई? सेकेंड मेल गैमेट। तो ध्यान से देखिएगा कि जब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो दो पोलर न्यूक्लियाई, कितने पोलर न्यूक्लियाई भाई? ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, इन दोनों में भी क्या हो गया भाई? फ्यूजन। इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई में भी क्या हो गया भाई? फ्यूजन। तो ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई क्या था भाई? N। जैसे ही फ्यूजन हो गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बन गया भाई? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो चलिए हम लोग इसको यहां लिख देते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहां जो अपने पास दो पोलर न्यूक्लियाई है N और N, तो ये क्या बन गया भाई? 2N। क्या बन गया? 2N। ध्यान से देखिएगा कि ये सेकेंडरी न्यूक्लियस और दूसरा वाला मेल गैमेट जो कि क्या है? N।
अब इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, फ्यूजन होगा। क्या होगा भाई, फ्यूजन। अब जैसे इन दोनों के बीच में फ्यूजन होगा बनेगा PEN। क्या बनेगा भाई, PEN। क्या है ये, तो देखिए प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या है भाई, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये सोचिए कि ये N और ये 2N, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा भाई, 3N। कितना N, 3N। ये भी पूछा जाता है कि PEN क्या होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो आंसर देंगे हम लोग ट्रिप्लॉइड। क्या आंसर देंगे भाई, ट्रिप्लॉइड। अब यही PEN फिर वापस से क्या बन जाता है, डेवलप होकर ये बन जाएगा इंडोस्पर्म। क्या बनेगा भाई, इंडोस्पर्म। अगर कोई पूछे कि भाई इस इंडोस्पर्म का क्या काम है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि ये इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है भाई, न्यूट्रिशन। किसको, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो क्या लिखेंगे, प्रोवाइड्स। क्या लिखेंगे भाई, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू किसे भाई, टू ये डेवलपिंग जायगोट। इस डेवलप होने वाले जायगोट को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो आंसर देंगे इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या होता है भाई, तो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मेशन सेकंड मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां टोटल 3 न्यूक्लियस है, तो इसको कहा गया है ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा गया भाई, ट्रिपल फ्यूजन। अब ये तो हो गया ट्रिपल फ्यूजन और ये हो गया क्या भाई, फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिलाकर, ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन को मिलाकर टर्म दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या टर्म दिया गया भाई, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या टर्म दिया गया है, डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा इजी फिगर में, इससे समझिए भाई, थोड़ी आसानी होगी। कहते हैं यहां पहला मेल गैमेट जब एग सेल के साथ मिला, दोनों का दोनों हैप्लॉइड है, तो इस प्रोसेस को कहा गया सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। इससे बना जायगोट, जो कि क्या है भाई, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब कहते हैं दूसरा मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला, एक हैप्लॉइड और दूसरा डिप्लॉइड, तो ऐसे को टर्म दिया गया ट्रिपल फ्यूजन और इससे फॉर्मेशन हुआ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जो कि क्या है भाई, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब यहां पर ये फिर डेवलप कर जाता है किसमें, इंडोस्पर्म में, जो कि ट्रिप्लॉइड ही रह गया। अब इस इंडोस्पर्म का कोई अगर फंक्शन पूछे तो आंसर दीजिएगा प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू जायगोट। किसको भाई, जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब कहते हैं कि ये हो गया सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन और ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। दोनों को कंबाइंडली टर्म देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं भाई, डबल फर्टिलाइजेशन। अब कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग आंसर दीजिएगा नवास्चिन के द्वारा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर देंगे नवास्चिन के द्वारा। ये लीलियम पौधे पर किया गया था, वो हम लोग फर्दर और भी आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये देख लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, नवास्चिन के द्वारा। तो ये फिगर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से भाई याद रखिएगा। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बहुत जानना जरूरी है कि जैसे ही यहां जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ये जायगोट का डेवलपमेंट अभी नहीं होगा, ये रुका रहेगा। भाई क्यों, ये इंतजार करेगा कि कब इंडोस्पर्म बने। क्या बने भाई, इंडोस्पर्म। जब इंडोस्पर्म बन जाएगा तब फर्दर जायगोट का डेवलपमेंट होता है। मतलब कि शुरुआत में फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनकर एकदम खुद को इनएक्टिव रखता है। जब इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसे न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, तब जाकर ये फिर अपना काम शुरू करेगा, ताकि इसको बगैर अगर इंडोस्पर्म के बने वो अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता है। तो टू एश्योर न्यूट्रिशन it starts its growth after क्या, endosperms formation।
कहते हैं ये भी देखेगा भाई कि सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ, दो पोलर न्यूक्लियाई के मिलने के बाद। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई कब मिला, जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब कुछ टर्म्स हम लोग समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि पॉलन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो पॉलन ट्यूब है उसको जर्मिनेट करने के लिए या ग्रो करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, तो बेस्ट टेम्परेचर या फेवरेबल टेम्परेचर की बात करेंगे तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर पूछा जाए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तो आंसर क्या दीजिएगा भाई, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना भाई, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। और भी पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं भाई। चलिए भाई अब देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशंस जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला आपके पास इंफॉर्मेशन, एंजियोस्पर्म इन विच इंडोस्पर्म इज एब्सेंट, जिनमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑर्किड एंड पोडोस्टिमोन। क्या हो जाएगा भाई, ऑर्किड एंड पोडोस्टिमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स इन विच डिप्लॉयड इंडोस्पर्म। देखिएगा भाई जनरली इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉयड 3m, लेकिन डिप्लॉयड इंडोस्पर्म किस में पाया जाता है, तो आंसर दीजिएगा ओइनोथेरा। कौन सा प्लांट भाई, ओइनोथेरा। फिर मोजाइक इंडोस्पर्म, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा भाई, छूट छूट कर होगा, तो मोजाइक इंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, आंसर देंगे मेज एंड टोमेटो, मकई और टमाटर। फिर अपने पास है रफ सरफेस इंडोस्पर्म। कैसा बोल रहा है भाई, रफ, खुरदरा, ये किसमें मिलेगा, बीटल नट, सुपाड़ी में। किसमें भाई, सुपाड़ी। फिर अपने पास है लिक्विड इंडोस्पर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई कि लिक्विड इंडोस्पर्म, याद कीजिए उस नारियल को जिस नारियल के पानी को आप पी लेते हैं, ए नारियले वाला, ठीक है, तो वो ड्रिंकिंग पोर्शन जो है आपका कोकोनट का, वो क्या है भाई, लिक्विड इंडोस्पर्म। तो भाई इस कोकोनट में हम खाते क्या है, सेल्यूलर इंडोस्पर्म को खाते हैं। किसको खाते हैं भाई, सेल्यूलर इंडोस्पर्म। तो लास्ट अपने पास कि सेल्यूलर इंडोस्पर्म, तो ये क्या हो जाएगा, कोकोनट का इडेबल पोर्शन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन का डिस्कवरी किसके द्वारा किया गया था, तो एरिस्टोटल के द्वारा, प्लांट्स में स्ट्रॉसबर्गर के द्वारा, ह्यूमंस में ओ हर्टविग के द्वारा। फिर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स को देखे, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, फिर हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन के डिस्कवरी को भी देखा कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय नवास-चीन इन कौन सा प्लांट भाई, लीलियम। कौन से भाई, लीलियम, और फ्रिटिलेरिया भी था। तो फिलहाल हम लोग अभी देख लेते हैं नवास-चीन। फिर हम लोग कह रहे हैं कि इंडोस्पर्म के बाद हम लोगों ने देखा कि इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, तो ये जायगोट को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर हम लोगों ने अभी इंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस को देखा। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एम्ब्रियो के बारे में और फिर पढ़ेंगे सीड के बारे में। अगर आप लोगों को क्लास में सभी बातें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए, और फिर बाकी बेल आइकन तो दबा ही दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।